चैप्टर है आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी डिटरमाइन पोजीशन वेक्टर, हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं कैसे। अब पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन में ओरिजिन आ जाता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पता होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस है, अंडरस्टूड है, दिखा दिया। ये हो गया ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है ए, कैपिटल, और सवाल ये है कि कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक पॉइंट यहाँ पर है एम, और हमने पूछा है एम का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। यानी पहले आप हमको पोजीशन दे दीजिए, उसके बाद में हम पोजीशन वेक्टर पता कर पाएंगे। अगर आप पोजीशन नहीं दोगे तो फिर उसका कोई मतलब। पोजीशन वेक्टर अगर है तो पोजीशन वेक्टर के लिए पोजीशन होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर एक पोजीशन ए है, अब इसका निकलेगा पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर क्या है एम। क्या होता है, जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं वो कहलाते हैं पोजीशन वेक्टर। आर ए, एम का पोजीशन वेक्टर आर एम। एक पोजीशन और कोई डिसाइड कर लो, चलो मान लो आपने कहा ये, इस पोजीशन का कुछ नाम देते हैं एन, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आर एन। क्योंकि पोजीशन वेक्टर को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन known as पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स तभी होंगे जब आप हमको पोजीशन दे दोगे। इतनी सारी पोजीशन यहाँ पर आ चुकी हैं, 3, 1, 2, 3। कोई और अगर लेना है तो चलो, एक पोजीशन ये है, इसका नाम है जे। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आएगा, जे तक जाए, ठीक है। 10th क्लास पर, 9th लेवल पर, 9 से 10th के बीच में आपको ये भी पता है कि जिसके पास पोजीशन होता है उसके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट है बी और ब्रैकेट में लिख दूं 3,4, ये 3,4 क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेट। ये भी तो बताया करते थे पोजीशन को। अब वहां पर आपके पास में केवल एक्स एक्सिस होता था और वाई एक्सिस होता था। यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है। तो अगर तीनों एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट में तीनों नंबर आएंगे, एक्स वाला भी, वाई वाला भी, जेड वाला भी। पहले वाले नंबर को कहते थे एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को क्या कहते थे वाई, और तीसरे वाले को क्या कहते थे। तो हाउ वी डिटरमाइन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आप कैसे पता करोगे? अगर किसी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स पता है, ध्यान दे, जैसे हमने कहा कि एक कोई पोजीशन है, उसको हमने कैपिटल ए लिखा, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट जो होंगे वो ब्रैकेट में 3 नंबर लिखे होंगे। पहले वाले नंबर को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और दूसरे वाले नंबर को हम लोग वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, और तीसरे वाले नंबर को जेड कोऑर्डिनेट। अब ये पोजीशन ए है, ये कहीं ना कहीं तो होगी, और इसके हमें कोऑर्डिनेट भी दिए जा रहे हैं, और मुझसे क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन वेक्टर।
बेटा पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका होता है, ये सारी बातें वेक्टर्स चैप्टर में हो चुकी है। पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट साथ में आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट साथ में जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट साथ में के कैप। इसका एक क्वेश्चन ले लेना बात को समझने के लिए। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है कि फाइंड पोजीशन वेक्टर, हमको पोजीशन वेक्टर का पता लगाना है। फाइंड पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट, एक पॉइंट है जिसका नाम है P और उसके कोऑर्डिनेट है -3, 4 और 7। इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहा गया। तो हमने लिखा R, चाहो तो यहाँ पे P लिख दो। एक्स कोऑर्डिनेट कितना -3 साथ में आई कैप प्लस वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना है 4 साथ में जे कैप और लास्ट में क्या है 7 के। ठीक है, ये बात नोट करिए। अब देखिए जिनको ये नहीं पता है या भूल चुके हैं कि ये आई कैप और जे कैप और के कैप है, तो वेक्टर के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर यूनिट वेक्टर को मिरर के सामने रख दो तो उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, डायरेक्शन। जैसे आप मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ तो इमेज भी कौन होगी, आप। लेकिन यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन। जहाँ डायरेक्शन होती है वहां पे क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो अब हमारे पास में डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, आई कैप, डिसाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। जहां पर भी डायरेक्शंस होगी वेक्टर में हम उसको किसमें लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। और एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर ये वाली डायरेक्शन है उसके लिए आप क्या करिएगा, आई बनाइएगा, ऊपर कैप लगा दीजिएगा। अगर डायरेक्शन आपकी है -x एक्सिस तो क्या करना है, आई बनाना है, साथ में क्या लगा देना, नेगेटिव। अगर डायरेक्शन है y एक्सिस तो क्या करना है, j बनाना है, ऊपर कैप लगा देना। और अगर डायरेक्शन है आपकी -y एक्सिस, अगर डायरेक्शन है -y एक्सिस तो क्या करना है, j बनाना है, नेगेटिव लगा देना। अगर डायरेक्शन है आपके पास में z एक्सिस तो क्या करना है, k बनाना है, ऊपर कैप लगा देना, प्लस अंडरस्टूड है। और अगर डायरेक्शन है माइनस का z एक्सिस तो क्या करना है, माइनस के ऊपर कैप लगा देना। ये जो i कैप है और जो j कैप है और ये k कैप है, ये क्या है, डायरेक्शंस। डायरेक्शन i कैप का मतलब क्या है, फॉर द x एक्सिस, और j कैप का मतलब क्या है, फॉर द y एक्सिस, और k कैप का मतलब क्या है, फॉर द z एक्सिस। अब आप बताइए जो न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने लिखा था, न्यूटन से सेकेंड लॉ, तो क्या लिखा था मैथमेटिकल फॉर्म में, जरा बताओ भाई। सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या था, सेकेंड लॉ था कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स F किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो ये इज इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P को यहाँ पढ़ते हैं मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और डेल्टा T यहाँ पर हो गया टाइम में चेंज। डेल्टा P को मोमेंटम चेंज और डेल्टा T को टाइम चेंज। पूरा जो डेल्टा P बाई डेल्टा T है ना, इसको अगर कंबाइन करके पढ़ना हो तो क्या पढ़ा जाता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट। ये था आपका सेकेंड लॉ। अगर इसी बात को हम कैलकुलस में लिखें, कैलकुलस में, तो कैलकुलस में जो डेल्टा होता है वो d से रिप्लेस हो जाता है। जहां डेल्टा है वहां पे d आ जाता है।
तो कैलकुलस में इस बात को ऐसे लिखा जाएगा dp बाई dt कैलकुलस में, ठीक है ना। तो जो कैलकुलस में मैंने लिखा हुआ है dp बाई dt, जरा इसको ध्यान से देखो। इसमें हम ये चीज अलग कर ले रहे हैं, इसको अलग कर ले रहे हैं और इसको अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो ये d बाई dt है, ये d बाई dt, इसको क्या पढ़ते हैं, d बाई dt को क्या पढ़ते हैं? एक तो यही तरीका है जो हम पढ़ रहे हैं, d बाई dt, d बाई dt, एक तो ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन सही तरीके से इसको कैसे पढ़ते हैं? आपने देखा d बाई dt, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस d बाई dt को क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर मैं ये लिख दूं d बाई dx, इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, WRT का फुल फॉर्म हो गया विद रेस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे क्या हो गया? x। भाई यहाँ पे जो t लिखा है मुझे पता था t का मतलब क्या है, टाइम, तो मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया। यहाँ पर मुझे x का मतलब तो पता नहीं, तो क्या लिख दिया? x, ठीक। और आगे चलिए, जैसे देखो ये लिखा हुआ d बाई डी एल, और हमने आपसे कहा कि l का मतलब है लेंथ। अब जरा इसको पढ़ो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, आगे क्या लिखो? लेंथ। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा हुआ है, ये भी ट्रीटमेंट किनके लिए चल रहा है? उनके लिए चल रहा है जिन्होंने मोशन इन 1D में डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा हमको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, तो आप केवल ट्यून हो जाइए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब आप आते हो, सेकंड लॉ कहते हो, तो एक तो आपका डेल्टा लगा के लिखने का तरीका होता है और दूसरा आपका डी लगा के लिखने का तरीका होता है। कैलकुलस में जब हम लोग बातें करते हैं तो डेल्टा की जगह पे क्या चलता है? डी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है dp बाई dt। इसमें जो अलग से d बाई dt है, इसको सही से पढ़ने का तरीका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, और t का मतलब क्या है? टाइम। सिमिलरली यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। अगर कोई बता देता है कि l का मतलब लेंथ है, तो नहीं बताते तो क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अब ये बात क्लियर है ना। वापस हमें फोकस करना है इसी ddt पर, तो ये सेंटर ऑफ मास में हमको ddt बहुत बार मिलने वाला है। ddt का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऐसे लिखा जाए d2 अपॉन dt2, क्या लिखा होगा? d2 अपॉन dt2। बेटा इसका मतलब ये है कि ddt 2 बार आया है। यहां पर आप उस तरीके का प्रोडक्ट रूल मत फॉलो करना, आप उस तरीके से मल्टीप्लाई मत करना कि देखो d और d मिल करके 2 हो गए और t और t मिल करके 2 हो गए, लेकिन सर ने यहाँ पे d और d पे 2 नहीं लगाया। ये नोटेशन है। जैसे लिखा जाए d2 अपॉन dt2, यानी ddt कितने बार आया? 2 बार। जैसे लिखा जाए d3 अपॉन dt3, इसका मतलब क्या है? ddt कितने बार आया है? 3 बार आया है। बहुत बढ़िया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करना। जैसे ऐसे लिखा जाए d4 अपॉन dt4, क्या इसका मतलब? ddt कितने बार आया है? 4 बार आया। इतनी बात हमारी क्लियर हो रही है आपको? ठीक है ना। तो आप इस ddt को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, सेंटर ऑफ मास में ये आने वाला है, ddt आपको मिलेगा। ठीक है, इतनी बात नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि जो ddt है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। d2 अपॉन dt2 का मतलब है 2 बार ddt आना। d3 अपॉन dt3 का मतलब है 3 बार ddt आना।
सिमिलरली d4 अपॉन dt4 का मतलब है 4 बार ddt आ रहा है। चलिए थोड़ा सा आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखें फटाफट। जैसे किसी ने बोला 6 बार डिफरेंशिएशन, 6 बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसको कैसे लिखोगे? d6 अपॉन dx6, ठीक है, 6 बार, यानी कि ddx कितने बार आया होगा? 6 बार। 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू m, इसको कैसे लिखोगे? d4 अपॉन dm4। अच्छा, अगर कोई कह दे कि ये जो m है ना वो मास है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? डिफरेंशिएशन 4 बार विद रेस्पेक्ट टू मास। पढ़ने की भी अपनी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। जानेंगे कि ये डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या है, कितने तरीके का डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट माने अलग अलग, मास तो आप समझते हो। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब हो गया कि 2 और मोर देन 2 masses form mass system। जब 2 या 2 से ज्यादा मासेस मिल करके कोई सिस्टम बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ये हमारे पास में मास सिस्टम है। अब जो ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है वो कितने तरीके का होगा? डिस्क्रीट मास सिस्टम होगा कॉन्टिन्यूअस बॉडी फॉर्म। डिस्क्रीट मास सिस्टम कैसा? कॉन्टिन्यूअस बॉडी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस बॉडी फॉर्म को हम लोग कहते हैं मैटेरियल फॉर्म। फॉर्म लिखा जा रहा है, फॉर्म नहीं लिखा जा रहा। फॉर्म का मतलब होता है रूप, शकल, सूरत। यानी डिस्क्रीट मास सिस्टम जो कि कॉन्टिन्यूअस बॉडी फॉर्म है। फॉर एग्जांपल जैसे ये डस्टर, ये डस्टर जो है कॉन्टिन्यूअस बॉडी की फॉर्म है, और हमें ये पता है कि जो डस्टर है बॉडी की फॉर्म में है। ये डस्टर यहाँ पर बॉडी की फॉर्म में है, तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मास ने मिलकर के इसको बनाया है ना। तो ये बॉडी फॉर्म में जो ये डस्टर हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत सारे मासेस ने इसको मिलकर के बनाया है। तो बहुत सारे मासेस ने इसको मिलकर के बनाया है, इसलिए ये क्या है? डिस्क्रीट मास सिस्टम है। लेकिन ये सब लोग मिलकर के एक सर्कल बना देते हैं। जैसे डस्टर यहाँ पर किस तरीके का है? क्यूबाइड फॉर्म में है। बहुत सारे मासेस ने मिलकर के क्या बनाया? माउंटेन बनाया। बहुत सारे मासेस ने मिलकर के क्या बनाया? सी बनाया, समंदर बनाया। बहुत सारे मासेस ने मिलकर के हमको बनाया है, आपको बनाया। तो अगर बहुत सारे मासेस मिलकर के एक बॉडी बना देते हैं, बॉडी इन द सेंस उसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप दिखाई देगा, उसकी कोई शक्ल सूरत होगी, वॉल्यूम होगा और क्या होगा? एरिया होगा। बहुत सारे मासेस ने मिलकर के आपकी कॉपी के पन्ने को बनाया, हाँ या ना? ये कैसा है? बॉडी फॉर्म वाला डिस्क्रीट मास सिस्टम। बॉडी फॉर्म वाला डिस्क्रीट मास सिस्टम। चाहे आप बोलो मटेरियल फॉर्म वाला, चाहे आप बोलो बॉडी फॉर्म वाला, चाहे आप बोलो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वाला, ठीक है ना। डिस्क्रीट मास सिस्टम का दूसरा एग्जांपल कौन सा है? पॉइंट मासेस फॉर्म। पॉइंट मासेस फॉर्म। यहां पर ये लोग क्या करेंगे? बॉडी नहीं बनाएंगे। जैसे देखो, हमने एक ट्रायंगल ले लिया,
यहां पर एक पॉइंट मास रख दिया, एक पॉइंट मास यहां रख दिया और एक पॉइंट मास यहां रख दिया। क्या ये तीनों के तीनों मासेस आपस में कांटेक्ट में है? नहीं। यहां पर जो डस्टर वाला मैंने एग्जांपल लिया था कि डस्टर में जितने भी मासेस है वो सब आपस में कैसे होंगे? कांटेक्ट कर रहे होंगे, टच में होंगे। जो आपका माउंटेन बनेगा सभी मासेस एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कांटेक्ट में होंगे। जो आपका सी वाला एग्जांपल है, सारे के सारे जो मासेस हैं वो कैसे होंगे? कांटेक्ट फॉर्म में होंगे। बट यहाँ पर ये कांटेक्ट फॉर्म में नहीं है। लेकिन जब ये सिस्टम मैं आपको दिखाऊंगा, आप बताओगे कि ये तीन लोग मिल करके क्या बना रहे हैं? सिस्टम बना रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट मासेस फॉर्म, लेकिन जो ये पॉइंट मासेस फॉर्म है वो मासेस आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। ठीक है ना? दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा आपका हो गया टू पॉइंट मासेस फॉर्म। टू पॉइंट मासेस फॉर्म, पॉइंट मासेस फॉर्म में जो है पॉइंट मासेस दो से ज्यादा होंगे। देयर विल बी more than 2 point masses. There will be more than 2 point masses, but not in real contact with each other. लेकिन आप देखोगे कि ये लोग एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट नहीं करेंगे। और एक होगा 2 पॉइंट मासेस फॉर्म, इसमें केवल क्या होगा? केवल 2 मासेस होंगे। देयर आर 2 मासेस। इतने तरीके का डिस्क्रीट मास सिस्टम आपको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना होगा 2 पॉइंट मास वाला डिस्क्रीट मास सिस्टम, जिसमें कि मासेस आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में पढ़ना है पॉइंट मासेस वाला है फॉर्म डिस्क्रीट मास सिस्टम, जिसमें 2 से ज्यादा मासेस होंगे लेकिन कांटेक्ट नहीं करेंगे। और तीसरा होगा कॉन्टिन्यूअस बॉडी फॉर्म, जिसमें पता नहीं कितने मासेस होंगे, हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन वो सब एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कांटेक्ट में होंगे। ये है आपका डिस्क्रीट मास सिस्टम। ये रहेगा, नोट करिए आप इसको। अब जानते हैं ये सेंटर ऑफ मास क्या है। ध्यान दो इधर, क्या विजन है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी और ये पॉइंट मास है 1 2 3 4 5, ये m1 है मास में, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ये m5 है। तो ये अलग अलग मासेस ने मिलकर के एक सिस्टम बनाया है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मासेस ने क्या बनाया? बॉडी बनाया है। लेकिन है तो ये भी मास सिस्टम और ये भी मास सिस्टम। आप उसकी भी बात कर लो 2 पॉइंट मासेस वाला, तो एक मास ये है और एक मास ये है, m1 m2। इस वाली सिचुएशन में आप मासेस को गिन सकते हो कि 5 मासेस है या 6 हैं या 7 है या 100 है। यहाँ आपके लिए गिनना बड़ा टफ जॉब होगा, लेकिन ये सोचने में आता है कि बहुत सारे मासेस रहे होंगे। एक्सपर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है? कहता है कि सेंटर ऑफ मास वो जगह होती है जहां पर किसी मास सिस्टम का टोटल मास होता है। बात को समझे। जैसे हमारे पास में एक लेंथ है 2 मीटर की, हमारे पास में एक लेंथ है 4 मीटर की, हमारे पास में एक लेंथ है 10 मीटर की। बताओ हमारे पास में टोटल लेंथ कितनी है? 16 मीटर है। ठीक। हमारे पास में एक मास m1 है, हमारे पास में एक मास m2 है, हमारे पास में एक मास m3 है, हमारे पास में एक मास m4 है, हमारे पास में एक मास, तो टोटल मास कितना होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, ये रहेगा टोटल मास। हाँ या ना? अब जरा देखना, m1 मास तो यहाँ पर है
M2 मास यहां पर है, M3 मास यहां पर है, M4 वाला मास यहां पर है, M5 वाला मास यहां पर है। कॉपी में ये टोटल मास हमने निकाल लिया है, ये भी तो कहीं होगा। तो ये जहां होगा उस जगह का नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास। अभी चैलेंज हमारे सामने रहेगा, ये कहां होगा ये दोनों, तब हम ढूंढ के भी लाएंगे इसको। तो पहले सेंटर ऑफ मास कहां आता है? दिमाग में। फिर कहां आता है? मैथमेटिक्स में। और लास्ट में कहां आता है? प्रैक्टिकल में। फिर से पूरी बात को समझो। जैसे कोई भी चीज, एक ही जैसी कोई भी चीज हो, आप उसका टोटल निकालते हो, तो आपने यहाँ पे टोटल मास निकाल लिया। तो एक्सपर्ट्स कहता है जैसे M1 मास यहाँ है तो मैं दिखाई दे रहा है, M4 वाला मास यहाँ है तो मैं दिखाई दे रहा है, M5 वाला मास यहाँ है तो मैं दिखाई दे रहा है। तो ये टोटल मास भी तो कहीं होगा, ये जिस जगह पर होगा वो क्या है? सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, सेम फंडा यहाँ पर होगा। अगर एक मास M1 है, दूसरा मास M2 है, तो कुल कितना हो गया? M1 प्लस M2। तो ये टोटल मास है कहाँ पर? वो जगह है, उसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास। अभी हम उस जगह का केवल नाम जानते हैं, वो कहाँ पर है ये निकालना अभी हम बाद में सीखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे मासेस बिखरे हुए हैं, इन सभी का क्या होगा? टोटल मास। जैसे ये वाला मास यहाँ पर है, ये वाला मास यहाँ पर है, ये मास यहाँ पर है, अलग अलग मासेस अपना अलग अलग जगह पर है। टोटल मास भी तो किसी जगह पर होगा, उस जगह का नाम क्या है? तो क्या डेफिनेशन बनी? सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह होती है जहां किसी भी मास सिस्टम का टोटल मास होता है। क्लियर ये बात? सेंटर ऑफ मास आपकी सेंटर ऑफ मास। लिखने से पहले एक बार और सुन लीजिए, सेंटर ऑफ मास क्या है? एक जगह है जहां पर किसी मास सिस्टम का क्या काम करता है? टोटल मास। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ मास, बार बार इसको लिखना होता है तो शॉर्ट में COM। सेंटर ऑफ मास का शॉर्ट क्या है? COM। सेंटर ऑफ मास इज such point, center of mass is such point where total mass present of given mass system, where total mass present of given mass system, where total mass present of given mass system, where total mass present of given mass system। अब अगर वो मास सिस्टम बॉडी वाला है तो सेंटर ऑफ मास बॉडी में मिलेगा। अगर वो मास सिस्टम जो है 2 से ज्यादा पॉइंट मासेस वाला है तो वहां पर मिलेगा, और अगर 2 वाला है तो वहां पर मिलेगा। क्लियर है बात? अब सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तो आ चुकी थी, तो नया चैलेंज क्या था? नया चैलेंज ये था कि सेंटर ऑफ मास की जगह कैसे ढूंढी जाए। तो नेक्स्ट चैलेंज था वो क्या था? सेंटर ऑफ मास की क्या जगह। जगह माने पोजीशन। बात को ध्यान से समझना। तो एक्सपर्ट्स ने कोशिश की और हम ये कोशिश करेंगे अब अगली क्लास में। हम आपको सीधा रिजल्ट अब बताते हैं कि जैसे कोई मास है M1, जैसे कोई मास है M1, इसकी अपनी जगह मुझे दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर आप देखो M1 दिखाई दे रहा है, तो यार इस M1 का पोजीशन वेक्टर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जहां पोजीशन होती है वहां पर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। M1 का पोजीशन वेक्टर है R1। अगर हमसे कोई कहेगा कि ये R1 निकालो तो हम फटाफट x एक्सिस y एक्सिस बना लेंगे और कोऑर्डिनेट्स भी लेकर के, तो पोजीशन वेक्टर कोई मुद्दा नहीं है, निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जो चीज दिखाई दे रही है उसके बारे में पोजीशन वेक्टर उसका निकालना पॉसिबल है। एक मास M2 है, इसका भी भाई पोजीशन वेक्टर होगा? बिल्कुल होगा।
मान लिया वो क्या है, R2 है, क्योंकि M2 मास आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका पोजीशन वेक्टर आप निकाल लोगे। एक मास है आपका M3, इसका पोजीशन वेक्टर R3। ऐसे पता नहीं कितने सारे मासेस हैं, तो डॉट डॉट करके छोड़ दिए। इस समय बोर्ड पर हमारे पास में जो मास सिस्टम है, उस मास सिस्टम में M1 वाले मास का पोजीशन वेक्टर R1 है, M2 वाले मास का R2 है, M3 वाले मास का R3 है पोजीशन वेक्टर, एंड सो ऑन। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका भी पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ तो होगा, बट वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो जब हम उसको निकालते हैं, तो अभी हम यहाँ पर आपको केवल रिजल्ट्स में ले चलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है RCM, C फॉर सेंटर, M फॉर मास। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो COM। तो RCM, या हो सकता है कि आपको ये लिखना पसंद हो RCOM। बेटा जरा एक बार पढ़ के बता दो, ये RCOM क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जब ये निकाला जाता है तो फार्मूला मिलता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस चला रहेगा ये, और होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो। नेक्स्ट वाली क्लास में हम आपको रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। आज केवल हम सीख लेते हैं कि जब सेंटर ऑफ मास का ख्याल दिमाग में आया, तो अब बारी थी कि इसको निकाल के देखना चाहिए एक्चुअली ये है कहाँ पर। तो जब उसके लिए मैथमेटिकल काम किया गया तो फार्मूला निकल के आ गया। तो इस वाले फार्मूले से आप क्या निकाल दोगे? सेंटर ऑफ मास किसका? मास सिस्टम। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। अभी आज की क्लास में आपने ये दावा किया था कि जिसके पास पोजीशन वेक्टर होता है उसके पास में क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है ना। तो सेंटर ऑफ मास के पास में भी क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। गौर करें जरा ध्यान से। नेक्स्ट टर्म पर इसको पूरा डिटेल में आपके सामने प्रूफ करके ले आएंगे। अभी लोग चीजों को समझे। हमने कहा ये जो XCM है और ये जो YCM है और जो ये ZCM है, ये कोऑर्डिनेट है किसका? सेंटर ऑफ मास का। ठीक है ना। तो मैं RCM की जगह पे लिख सकता हूं ना XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। क्योंकि अभी इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने लिखा था ना R इज इक्वल टू क्या? X कोऑर्डिनेट I कैप, Y वाला J कैप, Z वाला K कैप। अब देखिए यहाँ पर है M1, R1 क्या है? M1 वाले का पोजीशन वेक्टर। बेटा M1 वाले के भी तो कोऑर्डिनेट होंगे ना। मान लिया क्या है? X1 Y1 Z1। और M2 वाले के भी तो कोऑर्डिनेट होंगे X2 Y2 Z2। और M3 वाले के भी तो कोऑर्डिनेट होंगे X3 Y3 Z3। ऐसे बाकी लोगों के भी होंगे। चलो ब्रेक करते हैं यहाँ से। R1 को ब्रेक किया तो क्या मिला? X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप प्लस M2। R2 को ब्रेक करो। R2 को ब्रेक करोगे क्या आएगा? X2 I कैप Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप प्लस एंड सो अपॉन में क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस एंड सो। ठीक है, इसको रिपीट करते हैं। XCM I कैप, YCM J कैप और ZCM K कैप। देखो यहां से आ जाएगा M1 X1 I कैप प्लस M1 Y1 J कैप प्लस M1 Z1 K कैप प्लस M2 X2 I कैप प्लस M2 X2 J कैप प्लस
M2 Z2 K कैप, सही है ना? और नीचे आ जाएगा यहाँ पे प्लस एंड सो ऑन चलेगा, और नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस एंड सो। XCM I कैप, YCM J कैप, ZCM K कैप। अब देखो सभी I वाले एक साथ ले लिए जाए, सभी J वाले एक साथ और सभी K वाले। I कैप वाला एक ये है, I कैप वाला ये है। जब हम I कैप को एक साथ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? I कैप M1 X1 प्लस M2 X2। अगर हम आगे लिखते तो क्या आता? M3 X3 लिखते ना, तो ऐसा आता कि नहीं आता? तो फिलहाल हमने इसको डॉट डॉट करके छोड़ दिया। अगर आप J कैप वालों को एक साथ ले लो, J कैप, एक J कैप वाला ये है और एक J कैप वाला ये, और आगे डॉट डॉट लगा है तो आगे भी J कैप वाले होंगे। तो क्या आएगा J कैप में? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस एंड सो ऑन। और देखो K कैप वाले, देखो भाई ये है K कैप वाले और K कैप वाला ये, क्या मिलेगा? M1 Z1 प्लस M2 Z2, ये आ जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस एंड सो। अच्छा, ये जो अपॉन वाली चीज है वो तीनों के साथ डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? ये जो अपॉन में है वो I वालों के साथ भी है, J वालों के साथ भी है। भाई अगर ऐसे लिखा जाए A प्लस B अपॉन C प्लस D, तो ये C प्लस D A के साथ भी है और वो C प्लस D B के साथ भी है। चलो इसके साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर आया M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पर आया M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पर भी आया M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो I का साथी है और राइट हैंड साइड में जो I का साथी है, दोनों को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। क्योंकि वेक्टर में हमने ये भी सीखा था। क्या सीखा था? जैसे लिखा जाए AI प्लस BJ प्लस CK बराबर है 2I प्लस 4J प्लस 9K। I और I के लोग आपस में क्या होंगे? बराबर। और J और J के लोग भी आपस में क्या होंगे? बराबर। और K और K के लोग भी आपस में क्या होंगे? बराबर। यहाँ से A बराबर 2 आ जाएगा, B बराबर 4 आ जाएगा, C बराबर, वही काम कर लो। यहाँ पे I के साथ कौन है? XCM। उधर राइट हैंड साइड में I के साथ कौन है? M1 X1 M2 X2 डॉट 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 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी बात को सिग्मा लगा के लिखा जाता है। इस वाले सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी सिग्मा mx का मतलब क्या है? M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस, जहां तक जा रहा है रिजल्ट वहां तक ले चलो। यहाँ पर J कैप के साथ में YCM है, उधर राइट हैंड साइड में J कैप के साथ क्या है? M1 Y1 M2 Y2 एंड सो ऑन अपॉन में M1 प्लस M2, ये आ गया सिग्मा My अपॉन सिग्मा M। सिमिलरली थोड़ा समय बचा लिएगा, ZCM बराबर क्या होगा? सिग्मा MZ अपॉन सिग्मा। तो ये रिजल्ट आया कैसे? केवल यही तो मिसिंग है आज की क्लास में। नेक्स्ट वाली क्लास में ये कैसे आता है देखेंगे। बट आज की क्लास के बाद कम से कम ये तो पता हो गया कि अगर आपको मास सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स बताए जाए, भाई ये वाला मास सिस्टम, इसके कोऑर्डिनेट 492 है, इस वाले मास सिस्टम के कोऑर्डिनेट 349 है, इस वाले मास सिस्टम के कोऑर्डिनेट दिए गए। अगर मुझे मास सिस्टम के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो मैं CM के भी XCM YCM ZCM की वैल्यू निकाल लूंगा। अगर मुझे मास सिस्टम के क्या दिए गए हैं? पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3, तो मैं क्या निकाल लूंगा? CM का पोजीशन वेक्टर भी निकाल लूंगा।